Hello everyone, good morning to all. It is Tuesday, 22nd of December. So let's get started today's newspaper. और जो आज हमने न्यूज़पेपर चुना है वो हमारा है द हिंदू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज की जो न्यूज़ है तो द फर्स्ट न्यूज़ जो पहली हमारी न्यूज़ है तो वो आज थोड़ा सा अलग है। नहीं तो ज़्यादातर हमारी न्यूज़ किससे होती थी, पहली न्यूज़ जो बड़ी लिखी होती थी वो फार्मर से ही जुड़ी होती थी, लेकिन आज जो हमारी है वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। तो एक हमारा जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने सजेस्ट किया है कि एक कानून होना चाहिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको कंट्रोल करे, उन पर नियंत्रण करे। तो वही बोला गया कि हाउस पैनल मूड्स लॉ टू कीप चेक ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो एक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसने क्या किया है। मूड का मतलब क्या होता है? मूड का मतलब होता है टू सजेस्ट, और ऐसे सजेस्ट करना, टू सजेस्ट एन आइडिया दैट इज़ टू कंसीडर्ड है, जिसको माना जाएगा, सुना जाएगा, जिस पर ध्यान दिया जाएगा। तो एक तरह से मत देना, अपनी सलाह देना होता है। तो एक जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने सलाह दी है कि एक लॉ होना चाहिए टू कीप चेक, की उन पर नज़र रखें, करें हम किस पर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, स्पेशली एट द टाइम ऑफ कोविड-19, कि कोविड-19 के टाइम पर कि कोई चीज़ गड़बड़ी ना हो, ब्लैक मीन्स मार्केटिंग ना हो, जो मेडिसिन वगैरह हैं उनकी चोरी ना हो, या फिर पैसे बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी होनी, एक लॉ होना चाहिए। इसके लिए पैनल का सजेशन दिया गया और इसमें बहुत सारा बताया कि क्या क्या करना है और ऐसा क्यों किया गया। अ होलिस्टिक पब्लिक हेल्थ एक्ट इज़ नीडेड इट सेज। और ये जो कमेटी है वो ये कहती है कि होलिस्टिक का मतलब पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव, व्यापक पब्लिक हेल्थ एक्ट होना चाहिए जिसकी ज़रूरत है हमें, ऐसा बोला गया। तो ये तो हमारी मेन न्यूज़ होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो मीन्स शेयर मार्केट से जुड़ी हुई, सेंसेक्स से, निफ्टी एंड सेंसेक्स से जुड़ी हुई है। मार्केट प्लंज ऑन न्यूज़ ऑफ म्यूटेंट वायरस। अब म्यूटेंट वायरस क्या है कि हमने कल डिस्कस किया था कि यूनाइटेड किंगडम में न्यू स्ट्रेन, मतलब एक तरह से नया टेंशन क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ न्यू कोरोना, एक नया कोरोना वायरस का रूप मिला हुआ है। और म्यूटेंट का मतलब क्या होता है? म्यूटेंट बेसिकली एक तरह का क्या होता है? परिवर्तन होता है, होते चीज़ें, जैसे मान लो वायरस बोला गया तो वायरस वैसा ही रहेगा लेकिन इसमें चेंजेस रहेंगे, ये पहले से ज़्यादा खतरनाक रहेगा। अगर आपने मूवी देखी है, एक्स-मैन के पार्ट्स देखे हैं तो उसमें म्यूटेंट होते हैं, तो लोग तो हमारे जैसे होते हैं म्यूटेंट। जो पर्सन की बात करें, मतलब हम यहाँ नॉर्मली पर्सन म्यूटेंट नहीं होते, जीव होते हैं। लेकिन जो हम मूवी की बात करें तो उसमें क्या होता है, म्यूटेंट जो पर्सन होते हैं, जो लड़के लड़कियां होते हैं, उसमें क्या होता है, एक स्पेशल पावर होती है, एक अलग तरह के होते हैं। तो वही बोला गया कि इसकी सूचना मिलने से, एक नया वायरस आ जाने की वजह से मार्केट क्या हुआ, प्लंज का मतलब डिक्लाइन, उसका पतन हुआ, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। वर्स्ट सिंगल डे फॉल, मतलब एक दिन में इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, ऐसा 7 महीने में पहली बार हुआ है, देखने को मिला है। नेक्स्ट है हमारी, और इसी के चलते जो नया कोरोना वायरस जो रूप हमको देखने को मिला है, जिसकी न्यूज़ आज तो नहीं आई लेकिन बोला गया था कि वो यूनाइटेड किंगडम से कल मिलने वाले थे, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स थे उनके मिलने वाले थे। तो वही बोला गया कि नो फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम यूके टिल December 31, मतलब कि 31 दिसंबर तक। तो टू कहाँ कब लगता है? जब हम कहीं जाते हैं। तो नो फ्लाइट्स टू मतलब कि यूनाइटेड किंगडम भी कोई फ़्लाइट नहीं जाएगी, एंड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम से भी वापस इंडिया कोई फ़्लाइट नहीं आएगी। कब तक? 31 दिसंबर तक, ऐसा बोला गया है। तो ये न्यूज़ हो गई। आगे देखते हैं। आगे हमारी है कि ये है हमारी न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको ये एक एक्ट है आपका, ये IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। जो क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस वगैरह में इशू होता है, पैसा जिनका फंस जाता है, उन सबको हेल्प करने के लिए ये IBC लाया गया था। एक सिंगल एक बोल सकते हैं कि कानून था सबके लिए, इन चीज़ों को निपटने के लिए किया गया था। तो सस्पेंशन मतलब उसको स्थगित किया गया है, किसको? IBC को, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को। जो सस्पेंशन ऑफ IBC एक्सटेंडेड टिल March 21, बोला गया कि 2021 में मार्च तक इसका जो सस्पेंशन था उसको बढ़ा दिया गया है। मतलब कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसके सस्पेंशन को क्या करेगा,
मीन्स बढ़ा देगा, आगे तक लेके जाएगा, इसके स्थगन को और आगे बढ़ा दिया उसने, है ना, मार्च तक कर दिया है। आगे देखते हैं। तो अच्छा ये होता क्या, वेवर का मतलब होता है कि कोई चीज़ माफ़ करना। वेवर वॉज टू एंड ऑन दिसंबर 25 को ख़त्म होने वाला था। अब डिसीजन क्यों लिया गया, टू हेल्प बिजनेस को कोप विद, मतलब जो झेल रहे हैं, डिफ़िकल्टीज झेल रहे हैं कोविड-19 की वजह से, तो इस वजह से ऐसा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट न्यूज़ है, कल हमने डिस्कस किया था कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है कि अमित शाह ने एक रैली की थी, उसी के चलते 10 लीडर्स हैं जो कर्मचारी थे, शुभेंदु अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया है कि जो तृणमूल कांग्रेस है उसको छोड़ कर बीजेपी में आ गए। तो हुआ क्या है कि कल एक और न्यूज़ हो गई, वो क्या कि बंगाल बीजेपी यूथ लीडर्स वाइफ ज्वाइंस तृणमूल कांग्रेस। अब एक बीजेपी की लीडर किस में चली गई, तृणमूल कांग्रेस में चली गई। अब वो कौन है, तो ये हैं आपकी सुजाता, ठीक है, सुजाता मंडल खानी, ये क्या चली गई, ये तृणमूल कांग्रेस में चली गई। पहले किस में थी, बीजेपी भी। इनका मानना है कि मीन्स द रेस्पेक्ट शी डिजर्व्स, मीन्स शी वाज नॉट गेटिंग इन बीजेपी, दैट्स व्हाई शी टेकन दिस स्टेप। तो मीन्स इसी वजह से इन्होंने लगा जो इनको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी बीजेपी में, वो इनको नहीं मिल रही थी, इसीलिए इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। तो इसी चलते इनके जो हस्बैंड हैं सौमित्र खान, उन्होंने क्या उन्होंने ये कहा कि ही विल सेंड हर लीगल नोटिस फॉर डिवोर्स, कि वो उनको इसी के चलते डिवोर्स। अब देखो पॉलिटिक्स ने इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर दिया कि लोग मैनेज नहीं कर पा रहे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, तो अब इनके पर्सनल लाइफ भी ख़राब होने वाली है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से। नाउ ईयर ऑन, 1 साल हो गया है। अब किन का मतलब सगा संबंधी होता है। एंटी CA प्रोटेस्ट विक्टिम्स अवेट जस्टिस, मतलब एक किन है किसका, CA प्रोटेस्ट का जो विक्टिम रहा है उसका जो एक किन है, मतलब सगा संबंधी है, उसको जस्टिस का इंतज़ार है। 1 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन उसको अभी तक कुछ मिला नहीं है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, दैट इज़ एक बार फिर से मीन्स दिल्ली से रिलेटेड न्यूज़ है। गवर्नमेंट कंसिडरिंग 1 ईयर एक्सटेंशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर इलीगल कॉलोनीज़। जो इलीगल कॉलोनीज़ बना ली गई हैं, गलत जगहों पर जो घर बना लिए गए थे, उसको गवर्नमेंट क्या कर रही थी, उसको तुड़वाने वाली थी। वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हुआ था तो उसको क्या करने वाली थी, हटवाने वाली थी। इलीगल जो था डिमोलिशन करवाने वाली थी, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया, 1 साल का प्रोटेक्शन दे दिया गया है कि 1 साल तक नहीं करेंगे वो। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ फार्मर्स से रिलेटेड है, कि जो हमने कल पढ़ा था कि फार्मर्स को एक 4 पेज का लेटर लिखा गया है, तो कि कंसीडर करें अपनी चॉइस के हिसाब से कि वो कब करना चाहते हैं मीटिंग। तो वही बोला गया, फार्मर्स टू टेक डिसीजन ऑन टॉक्स टुडे, कि फार्मर्स आज डिसीजन लेंगे कि कब बातचीत करी जाए। अब देखो यहाँ पर कल भी मैंने बताया था और मैं फिर आज आपको बता रहा हूँ, ये जो शॉर्ट में 2 लिखा रहता है, इसका एक्चुअली पूरी अगर लाइन पढ़ा जाए तो ये निकलेगा, फार्मर्स आर टू टेक डिसीजन ऑन टॉक्स ऑन टुडे, कि फार्मर्स, अब जब ये इज़ टू एम टू आर टू जब ये लगता है तो कोई काम क्या होता है कि हाँ होने वाला होता है, भविष्य में होने वाला होता है, तब लगता है। तो फार्मर्स का डिसीजन लेंगे कब, अभी आज लेंगे, किसके ऊपर बातचीत करने के लिए, बातचीत करी जाए कि ना करी जाए, तो ये है ना। और एक साथ में दुखद न्यूज़ हमारे सामने, दुखद न्यूज़ ये है कि कांग्रेस के एक फॉर्मर लीडर हैं, वेटरन लीडर हैं, जो वेटरन कांग्रेस लीडर मोतीलाल वोरा फांसी से इनकी डेथ हो गई, है ना। नो, तो ये हमारी आज की न्यूज़ थी। नाउ वी आर गोइंग फॉर द एज यूजुअल डिस्कशन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि आज हमको क्या नया मिलने वाला है। तो आज हमारा एक तरह से फिर से कई सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। एक तो डेमोक्रेसी के बारे में कई सारे टर्म्स पता चलेंगे, प्रजातंत्र में क्या क्या टर्म्स यूज़ किए जाते हैं वो पता चलेगा। साथ में कि जो नेपाल में सिचुएशन क्रिएट हुई है कि डिज़ोल्व हो गया है पार्लियामेंट, जो डिज़ोल्व हो गया है, कि क्या वो हो सकता है, कैसे चीज़ें ख़राब हुई और वहाँ 2 पार्टी शामिल थी, एक तो उनमें कैसे क्या चेंजेस हुए हैं, क्या परिवर्तन हुई, उन सभी को इसमें डिस्कस किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि आज हमको क्या नया सीखने को मिलेगा, नया क्या कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा एक तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो सभी को लगभग आना चाहिए, पता होना चाहिए, कि नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नया जानकारी मिलेगी ना।
नेपाल इन टर्मोइल, नेपाल जो है टर्मोइल का मतलब उथल पुथल होता है, बहुत ज़्यादा मीन्स वहाँ पर उथल पुथल मची हुई है, घबराहट है, लोग पैनिक कर रहे हैं। तो क्यों नेपाल इन टर्मोइल, ऐसा क्यों उथल पुथल वहाँ पर क्यों है? अब देखते हैं कि केपी है ना, कि केपी ओली वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पुट इन्होंने रखा क्या, हिज ग्रीड, अपना जो लालच है, ग्रीड का मतलब लालच, पावर, शक्ति, सभी को पता, ओवर किसके ऊपर, इंटरेस्ट का यहाँ पर जो मतलब है इंटरेस्ट का, वो हित से है, किससे है, हित से मतलब है कि जो इंटरेस्ट था लोगों, किसका इंटरेस्ट था, डेमोक्रेसी के हित के लिए इन्होंने, एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो राजनीतिक स्थिरत्व है कि राजनीति में स्थिरता बनी रहे, और डेमोक्रेसी के हित के लिए, दो चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया कि डेमोक्रेसी के हित के लिए और दूसरा राजनीति में स्थिरता बनी रही, इसके लिए उन्होंने क्या किया है, केपी ओली वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने रख दिया है किनारे क्या, हिज ग्रीड, अपने लालच को, उनका जो लालच था पावर के लिए है ना, और किसके लिए कि डेमोक्रेसी के हित के लिए और राजनीतिक स्थिरता बनी रही, इसलिए उन्होंने अपनी पावर को किनारे रख दिया है, उनके जो लालच था पावर के लिए उसको किनारे रख दिया है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी मीन्स बेहतर बनी रहे, इसलिए सीधा मतलब है उन्होंने डिज़ोल्व कर दिया, उन्होंने अपने पद से त्याग भी दे दिया, साथ ही अपने उन्होंने क्या किया है, पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर दिया है, मतलब अब नई सरकार बनेगी, पुराने से काम नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं, नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली है ना, रिकमेंडेशन कि वो बता रहे हैं कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं कौन, केपी शर्मा ओली का रिकमेंडेशन था, सिफारिश थी किस बात को, टू डिज़ोल्व पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया जाए, मीन्स वहाँ डिज़ोल्व कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया गया, जो मतलब पावर चल रही थी, जो सत्ता में सरकार थी, उसको ब्रेक कर दिया जाए। अब कॉमा लगा, अब उसी को पार्लियामेंट के बारे में बता रहे, विच हैज़ बीन, जो एक काम हुआ है उसकी वजह से क्या, विच हैज़ बीन, जो कि रहा है क्या, ड्यूली का मतलब एकदम स्पष्ट रहा है, कि स्पष्ट पूरी तरह से क्या, अप्रूव्ड, ड्यूली का मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो विधिवत, यथानियम, अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। तो आपको दो चीज़ें पता चली, एक तो वहाँ के जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, केपी शर्मा ओली, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। तो हुआ ये है कि जब इन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिया कि हम पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करेंगे, ब्रेक करेंगे, स्थगित कर देंगे, हम मतलब हमेशा के लिए, अभी जब तक नई सरकार नहीं बनती, तो इसने किया क्या है, इस स्थगन ने क्या किया है कि मीन्स विच हैज़ बीन, जो कि पूरी तरह से विधिवत तरीके से प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने उसको अप्रूव कर दिया, पारित कर दिया है। अब इसने किया क्या है, अब यहाँ से पढ़ना देखो, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलीज रिकमेंडेशन टू डिसॉल्व पार्लियामेंट। अब देखो यहाँ से हैज़, अब इसने क्या किया, हैज़ पुष्ट का मतलब पुश कर दिया, धक्का दे दिया, द यंग डेमोक्रेसी क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में मोनार्की से डेमोक्रेसी में हुआ। मोनार्क में राजा सिर्फ रहता है, एक ही पर्सन रहता, तो वहाँ से उसने अपने आप को डेमोक्रेसी में लेके आया, कि उन्होंने इसीलिए बोला कि यंग जो डेमोक्रेसी है इसको पुश कर दिया, कहाँ, इन एन अनप्रेसिडेंटेड, एक अनिश्चित कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संवैधानिक क्राइसिस का मतलब संकट, और पॉलिटिकल टर्मोइल जो राजनीतिक उथल पुथल है उसमें, मतलब कि केपी शर्मा ओली की जो सिफारिश थी कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करेंगे, और जो कि प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा अप्रूव कर दी गई, उसने डेमोक्रेसी को पुश कर दिया है, मजबूर कर दिया है कि वो अनप्रेसिडेंटेड संवैधानिक जो क्राइसिस है, संकट है, उसमें चली गई, और राजनीतिक जो टर्मोइल है उसमें उसको धकेल दिया है, ये कहना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अब पूरा बताएंगे कि मिस्टर केपी शर्मा ओली हैं कौन। मिस्टर ओली जो हुज नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, जिनकी जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी है, विद के साथ अ नियर 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, उनकी कितनी मेजॉरिटी है, कितने 2/3 मेजॉरिटी है इनकी पार्लियामेंट में। अब इन्होंने क्या किया है, अब देखो यहाँ से फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से लगा करके यहाँ तक सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। केपी शर्मा ओली के बारे में बता रहे थे कि मिस्टर ओली जो कि जिनकी कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसकी मेजॉरिटी कितना, बहुमत कितना है, 2/3 है, 2/3 है, उन्होंने इन्होंने लिया है क्या, ड्रास्टिक, बहुत ही रिजिड मतलब कठोर स्टेप लिया है, कदम लिया है, एज
ही केम अंडर, वो कहाँ आए, किसके नीचे आ गए, इंक्रीजिंग प्रेशर, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था फ्रॉम हिज ओन पार्टी, इनकी खुद की पार्टी से, टू विदड्रॉ, हटा लें, ऑर्डिनेंस, एक विधेयक लेके आए थे, हिज गवर्नमेंट इशूड, जो इनकी गवर्नमेंट ने इशू किया था लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। अब हुआ क्या कि केपी शर्मा ओली जो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के पार्टी है, इनके जो 2/3 मेजोरिटी है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में चल रहे थे। इनकी खुद की पार्टी से प्रेशर चल रहा था, अपोजिशन से तो था ही, इनकी खुद की पार्टी से क्या था, इनके ऊपर प्रेशर चल रहा था कि ऑर्डिनेंस, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास कराया था अपनी सरकार से कि उसको ये हटाने की बात कर रहे थे तो उसको ना लाया जाए। उसी के चलते ये सब सारी सिचुएशन क्रिएट हुई हैं। आगे बता रहे दोनों ही अपोजिशन, जो अपोजिशन था, है ना, और क्या अदर लीडर्स, दूसरे लीडर्स विद इन द पार्टी, रूलिंग पार्टी, मतलब अपोजिशन तो था ही, और साथ में इनकी रूलिंग पार्टी के अंदर के नेता भी क्या कर रहे थे, अलेज्ड, उन्होंने इन पर दोष लगाया दैट द ऑर्डिनेंस, ये जो विधेयक आ रहा है टू अमेंड, जिसमें संशोधन करने के लिए क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट, जो संवैधानिक काउंसिल एक्ट है उसको सुधारने के लिए वुड, और वो क्या करेगा, अंडरमाइन करेगा, उसकी महत्ता को कम करेगा, उसके इम्पोर्टेंस को कम करेगा। द चेक्स एंड बैलेंस, ये टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ की जाती है, क्या गवर्नमेंट में यूज़ की जाती है। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब था नियंत्रण और क्या करना, एक तरह से आप बोल सकते हो चेक्स एंड बैलेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नियंत्रण और संतुलन। ये वो बोला जाता है, चेक्स एंड बैलेंस का कहने का मतलब है कि चीज़ें सही रहें, ठीक ठाक रहें, प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, है ना। हाँ, वहाँ पर जो सरकार है उसकी जो डेमोक्रेसी उसकी महत्ता को कम ना करे। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, पूरी लाइन का मैं एक मीन्स आसान भाषा में, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेकर आया। ऑर्डिनेंस अभी आगे पता चलेगा कि एक विधेयक क्या होता है कि भाई तुरंत पार, जैसे यूपी में कौन सा लव जिहाद को रोकने के लिए आया ना, एंटी कन्वर्जन लॉ, तो मीन्स तो इसी तरह उसको क्या करते, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और फिर उस पर दोनों से पास करा के उस पर साइन करा लिए जाते हैं और तुरंत उसको प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद लागू कर दिया जाता है। तो ऐसा ही ऑर्डिनेंस होता है। तो ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए रखा जाता है ज़्यादातर, फिर आगे उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो विधेयक होता है। तो इन्होंने क्या बोला, जो ये विधेयक लेके आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को थोड़ा सा अमेंड करेंगे, सुधार करेंगे, वो अच्छा नहीं है, वो अंडरमाइन करेगा किसको, जो सिस्टम है उसको अंडरमाइन करेगा, और एम्पावर क्या करेगा कि शक्ति देगा किसको, प्राइम मिनिस्टर को शक्ति देगा इन मेकिंग क्रूशियल अपॉइंटमेंट्स, कि जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उनको रिक्रूट करने के लिए किसको पावर देगा, प्राइम मिनिस्टर को देगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। मतलब उनको स्पेशल पावर दे रहा था, इस वजह से इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कौन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इनके जो अपोजिशन के लीडर थे और साथ ही में जो इनके खुद की पार्टी के लीडर थे, वो सब ये बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल पावर मिले, उनको सशक्तिकरण हो उस पद का। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि प्रेशर बना रहे थे। मिस्टर ओली ने क्या किया, आप देखो बता रहे हैं, हैड रिपोर्टेडली का मतलब तथाकथित रूप से अग्रीड, उन्होंने ये बोला गया कि मिस्टर ओली जो है तथाकथित रूप से कि अग्रीड, सहमत हो गए टू विदड्रॉ, हटाने के लिए क्या, विधेयक को इन अ पार्टी मीटिंग, एक पार्टी मीटिंग में। मतलब इन्होंने पार्टी मीटिंग में तो बोला कि चलो ठीक है, हम भाई ऑर्डिनेंस आप लोग कह रहे हैं, इतना प्रेशर बना रहे हैं तो हम हटा लेंगे। बट लेकिन ऑन संडे को हुआ क्या, हिज कैबिनेट मेड अनएक्सपेक्टेड, जिसकी कोई आशा नहीं थी, ऐसा उन्होंने किया, अनएक्सपेक्टेड मूव उन्होंने लिया, कदम लिया टू रिकमेंड सिफारिश करने के लिए क्या, रेजोल्यूशन का मतलब ब्रेक करना ऑफ पार्लियामेंट को, मतलब जो इनकी सरकार बनी थी, जब पार्लियामेंट ब्रेक हो जाएगा तो सरकार भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये ऐसा कहना चाह रहे कि इन्होंने उस ऑर्डिनेंस को तो वापस नहीं लिया, लेकिन साथ में इन्होंने क्या फैसला लिया कि ये अपनी जो सरकार है उसको गिरा देंगे, हटा देंगे, लेकिन है ना, तो ऑर्डिनेंस को हटाने की बजाय इन्होंने अपनी सरकार को ब्रेक कर दिया, पावर से खुद बाहर हो गए। नाउ इलेक्शन विल नाउ बी हेल्ड, जो होल्ड का सेकंड थर्ड फॉर्म है, हेल्ड जो है, तो इलेक्शन विल नाउ बी हेल्ड, जो इलेक्शन है, चुनाव है, अब कब होंगे, अप्रैल में 2020 अप्रैल और मई के 2021 में होंगे। अ ईयर अहेड ऑफ शेड्यूल
मतलब अ ईयर अहेड ऑफ, 1 साल पहले ही हो जाएगा जब शेड्यूल किया गया था। मतलब इनको कहने का मतलब है कि 1 साल बाद होना था, लेकिन पहले ही हो जा रहा है। आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैव चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ मिस्टर ओलीज डिसीजन, कि जो संवैधानिक जो एक्सपर्ट हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत जानकार हैं, उन्होंने क्या बोला, हैव चैलेंज, उन्होंने चुनौती दी है। किसको चुनौती दी है? कि लीगैलिटी, जो वैधता है किसकी, मिस्टर ओली का डिसीजन, कि जो मिस्टर ओली ने डिसीजन लिया है ये वैध नहीं है। ये कौन मानता है इसको? जो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन है एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको मानते कि ये सही नहीं है। उन्होंने इसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। वही बता रहे हैं कि नेपाल्स 2015 कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस, नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 2015 में, वो अलाउ करता है, इस बात की आज्ञा देता है कि डिसोल्यूशन का मतलब ब्रेक होना, क्या हाउस तभी, मतलब पार्लियामेंट तभी ब्रेक होगा बिफोर इट्स 5 ईयर टर्म, मतलब 5 साल के पहले तभी ब्रेक हो सकता है जब क्या हो, टर्म एंड्स ओनली, और केवल तभी होगा इफ़ देयर इज़ अ हंग असेंबली। हंग असेंबली का मतलब त्रिशंकु असेंबली। त्रिशंकु असेंबली का मतलब कि कोई सिंगल पार्टी वहाँ पर सरकार बना ही ना पा रही हो, तब आप पार्लियामेंट को वहाँ पर डिसॉल्व कर सकते हैं। वैसे नहीं, मतलब कि मान लो 3 पार्टियाँ हैं, तीनों पार्टियां साथ में आना नहीं चाहती हैं और अपनी खुद के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो इस वजह से वो पार्टियां अपना क्या बना नहीं पा रही हैं सरकार। तो जब या तो हंग सिचुएशन वाली हो, हंग पार्लियामेंट हो, तब आप डिसॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्या हो कि नो पार्टी मैनेज टू फॉर्म गवर्नमेंट, या कोई पार्टी सरकार ही नहीं बना पा रही, तब आप क्या कर सकते हैं कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है, इस वजह से लीगल चैलेंज किया गया है ना। और क्या बोला गया, सिंस क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैज़ क्लियर्ड हिज रिकमेंडेशन, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है ना विद्यादेवी भंडारी, उन्होंने जो इनकी सिफारिश उसको क्लियर कर दिया है, दिस इशू विल नाउ बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसलिए जो इशू है, ये मुद्दा है, किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ये है ना। तो हमने पहला पैरा देखा, आगे देखते हैं। व्हेन, जब क्या होता है, मिस्टर ओलीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, मतलब जो मिस्टर ओली की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, मतलब यूएमएल का मतलब क्या होता है कि यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बोलते हैं, उसी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल बोलते हैं। एंड इट्स अलायंस, इसके जो समझौता था, कि समझौते के जो पार्टनर्स थे, केम टू पावर इन 2017, 2017 में सब पावर में आए, वहाँ पर सरकार बनी विद ह्यूज मेजॉरिटी, बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ। मैनी होप्ड, और कई लोगों ने ये आशा की कि इट वुड बी अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होगी, एक नए युग का शुरुआत होगी, है ना। लेकिन नेपाल वॉज इन पेनफुल ट्रांजिशन। क्यों ऐसा बोला गया था? क्योंकि नेपाल वॉज इन पेनफुल ट्रांजिशन, क्योंकि नेपाल था बहुत ही दुखदाई सिचुएशन में। ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण काल, जहाँ से एक चीज़ से दूसरी चीज़ में हम एंटर करते हैं, तो उसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। कि फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि वो पेन में इसलिए था क्योंकि वो पहले मोनार्की में था। मोनार्की में सिचुएशन अलग होती है, एक राजा होता है, वही सब कुछ चलाता है, और उस मोनार्की से फिर किसमें चेंज हुआ? रिपब्लिकन, गणतंत्र, मीन्स गणतांत्रिक प्रजातंत्र में चेंज हुआ, बदल गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसको दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए 2017 में जब चीज़ें बदली, जो सरकार बनी, मेजॉरिटी में आई, तो लगा कि एक नए युग की शुरुआत है। आगे देखो, इन लेस देन ईयर, और एक ही साल में क्या हुआ कि इन लेस देन अ ईयर, एक ही साल में क्या हुआ, द CPN, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, OML एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यानी कि माओइस्ट और सेंटर, लेड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल, है ना। ये जो इनकी एक पार्टी, मतलब इसमें कई सारी पार्टियां जो शामिल थी, वो मर्ज हुई टू फॉर्म का मतलब बनाने के लिए क्या, कंट्री की लार्जेस्ट कम्युनिस्ट फोर्स की, कंट्री की सबसे बड़ी जो कम्युनिस्ट फोर्स बनाने के लिए, द NCP, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब इतनी कई सारी जो पार्टियां थी, साथ में मिलकर के एक बड़ी पार्टी का निर्माण कर रही थी, है ना।
उन्होंने बनाया। इट वॉज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, और हिस्टोरिक का दो वर्ड होते हैं, हिस्टोरिकल और हिस्टोरिक। तो हिस्टोरिक का मतलब होता है कि इम्पॉर्टेंट, और हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक। इन चीज़ों में ध्यान में रखिएगा। तो इट वॉज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, और एक महत्वपूर्ण मौका था, अवसर था फॉर द एनसीपी, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि स्पेशली फॉर मिस्टर ओली के लिए एक महत्वपूर्ण मौका था, है ना, टू स्टेयर, चलाने के लिए। स्टीयरिंग इसी से बना है, तो स्टेयर चलाने के लिए क्या था, फ्लजिंग डेमोक्रेसी आउट ऑफ इट्स मैनी क्राइसिस। कि फ्लजिंग का मतलब फुल फ्लेज यूज़ किया। फ्लेजिंग का मतलब पूरी तरह से जो डेमोक्रेसी थी, पूर्ण रूप से जो डेमोक्रेसी थी, उसको चलाने के लिए, उसको खेने के लिए, उसको बाहर करने के लिए, किससे निकालने के लिए, जो इट्स मैनी क्राइसिस। देखो, जो क्राइसिस होता है उसका, इसे एग्ज़ाम में जो आप लिखते हो, जस्ट वेट, हाँ, CRISIS, है ना। जो क्राइसिस होता है ये सिंगुलर होता है, और जो क्राइसिस होता है ये इसका प्लूरल होता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछता है किस में, जब नाउन का पढ़ोगे तो। इसी तरह बेसिस होता है, तो बेसिस का फिर क्या हो जाता है, बेसिस हो जाता है ना। एनालिसिस का एनालिसिस हो जाता, मीन्स एनालिसिस का एनालिसिस हो जाता है। तो ये प्लूरल बनाया जाता है ऐसे, तो ध्यान रखिएगा। तो वही बोला गया कि द मर्जर डिड नॉट, हाँ, जो संकट था उसे निकालने का पास इनका बहुत बड़ा मौका था, लेकिन उन्होंने खो दिया। बट द मर्जर जो है, जो मिला, कई सारी पार्टी जो शामिल हुई, डिड नॉट डिज़ोल्व का यहाँ पर ख़त्म करने से ख़त्म नहीं कर सका। क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस, जो मूलभूत जो अंतर थे दोनों पार्टियों के बीच में, एंड पीस टू फैक्शन, मतलब नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के में जो दो ग्रुप थे उनके अंतरों को, डिफरेंसेस को ख़त्म नहीं कर पाया, है ना, जो मर्जर। और इस वजह से क्या हुआ, डिज़ोल्व होना पड़ा और भुगतना पड़ा। आगे देखते हैं। मिस्टर ओलीस अब बता रहे कि मिस्टर ओली में क्या प्रॉब्लम थी, तो इस वजह सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। मिस्टर ओलीज अथॉरिटेरियन इम्पल्सेस, है ना। देखो, दो तरह की होती है गवर्नमेंट, होती है एक अथॉरिटेरियन होती है, दूसरा मेजॉरिटेरियन होती है। तो अथॉरिटेरियन में मतलब वो हो जो पावर एक हाथ में निहित होती है, और जो मेजॉरिटेरियन होती है इसमें पावर कहाँ होती है, जनता के हाथ में होती है। तो वही बोले कि मिस्टर जो ओली है ना, उनकी जो अथॉरिटेरियन इम्पल्सेस थी। इम्पल्सेस का मतलब क्या होता है, उनकी जो लालसा थी किसकी, कि वो भाई अथॉरिटी आप चलाओगे। अब डेमोक्रेसी है तो पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है, कि कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बटी हुई होती है। आप अकेले नहीं ले सकते ना पावर अपने हाथ में सब कुछ। तो उनकी जो आदत थी कौन सी, उनकी जो लालसा थी कि उन्हीं के हाथ में पावर रहे। एंड रिफ्यूज़ल, जो इन्होंने मना किया टू शेयर पावर, कि पावर को शेयर नहीं करेंगे विद माइस्ट फैक्शन, है ना, जो माइस्ट ग्रुप था उसके साथ। मेड मैटर्स वर्स, और इसी ने क्या कर दिया, इस मुद्दे को और ज़्यादा ख़राब कर दिया। बैड वर्स्ट होता है, तो यहाँ पर जो वर्स है ये कंपैरेटिव डिग्री है। इसने क्या कर दिया कि इस मुद्दे को और ख़राब कर दिया, कि ये पावर शेयर नहीं कर रहे थे जो माइस्ट यानी कि दूसरी पार्टी थी उसके साथ। इस वजह से प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई। आगे देखते हैं। इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के जो महीने हैं, है ना, उसमें देयर वर कॉल्स, मतलब वहाँ पर डिमांड हो रही थी किसकी, फ्रॉम विद इन एनसीपी, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर से खुद से ही मांग हो रही थी कि फॉर मिस्टर ओली टू स्टेप डाउन। मिस्टर ओली से बोला जा रहा था कि आप पावर से हट जाएं, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर के पद से हट जाएं। इनकी पार्टी के आंतरिक से ही, क्या अंदर से ही ये चल रहा था। व्हेन द पार्टी आस्क्ड हिम टू विथड्रॉ द अमेंडमेंट, जब पार्टी ने इनसे बोला कि ये जो बदलाव करना चाह रहे थे, कि जो जिसमें अमेंडमेंट लेकर आए थे, कि ये ऑर्डिनेंस लेकर आए थे जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल पावर मिलेगी और पावर को शेयर हो जाएगा। तो उसी को अमेंडमेंट को वापस करने के लिए जब इनसे बोला गया, तो इन्होंने क्या किया, व्हेन द पार्टी आज, जब पार्टी ने इनसे पूछा कि भाई अपना जो अमेंडमेंट है उसको विथड्रॉ करो, हटाओ, है ना, तो इट वाज क्लियर, ये साफ हो गया था एकदम। जब ऐसा बोला गया तो इट वाज क्लियर दैट ही हैड लॉस्ट इंटरनल सपोर्ट। तो इस बात से क्लियर हो गया था कि इन्होंने इंटरनल सपोर्ट अपना खो दिया है, इनको आंतरिक रूप से कोई सपोर्ट नहीं है, इनकी पार्टी के खुद के अंदर से सपोर्ट नहीं है। बट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द पार्टी लाइन, मतलब पार्टी की बात को
मानी, इसकी जगह पर इन्होंने क्या किया, मिस्टर ओली डिसाइडेड टू सिंक हिज गवर्नमेंट। सिंक का मतलब डुबाना, गिराना। इन्होंने अपनी सरकार को गिराना पसंद के बजाय कि मीन्स उस ऑर्डिनेंस को हटाना। गिवन, जैसा कि हम जानते हैं, द सीरियसनेस ऑफ दिस क्राइसिस, और इस जो संकट की जो गंभीरता है हम उसको समझते हैं। आई स्प्लिट कैनॉट बी रूल्ड आउट, मतलब स्प्लिट का मतलब जो फटी हुई बीच से जो उसको दो टुकड़े हो चुके उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। एंड इफ़ दैट हैपन्स, और अगर यदि ऐसा होता है, नेपाल वुड बी पुश्ड बैक टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अगर ऐसा हुआ तो नेपाल क्या होगा, पीछे चला जाएगा। किसमें, राजनीतिक स्थिरता में, मतलब वहाँ पर स्थिरता नहीं बचेगी। और एट अ टाइम ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस, जहाँ पर बहुत सारे चुनौतियाँ हैं, फ्रॉम स्लोइंग इकोनॉमी स्लो, अर्थव्यवस्था वो स्लो हो रही, वो दूसरा टू कोरोना वायरस क्राइसिस भी है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनके चलते ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मिस्टर ओली कुड हैव गॉन डाउन, मतलब कि इन हिस्ट्री, मतलब कि मिस्टर ओली है ना, वो जा सकते थे, हट सकते थे किसके, अपने पद से, एज ए स्टेटमेंट की तरह, एक एज ए नेता की तरह हिस्ट्री में। बट लेकिन इन्होंने क्या किया, इंस्टेड, बजाय कि इन्होंने क्या किया, ही हैज़ कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है अपनी छवि खराब करना, है ना। क्रिएट अनफेवरेबल इम्प्रेशन, मतलब अपनी छवि इन्होंने ख़राब कर ली। ही हैज़ कट अ सॉरी फिगर एज अ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने क्या अपना एक चेहरा ख़राब कर लिया है। एंड हिज ऑब्सेशन, इनका जो लगाव है बहुत ज़्यादा, मतलब एक लालसा है किसके प्रति, पावर के प्रति। रिस्क, उसी ने रिस्क किया अनरेवलिंग, खुलासा करने के लिए, अलग करने के लिए। द पार्टी ही को फाउंडेड, जो पार्टी की उन्होंने को फाउंड किया था, मतलब इनके एक मीन्स स्थापक रहे थे। इन्होंने जो पार्टी स्थापना करवाई थी औरों के साथ मिल करके, उसी को पार्टी को इन्होंने डुबा दिया, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये मिस्टर के.पी. शर्मा ओली के डिसीजन से राइटर खुश नहीं। तो हमने कई सारी टर्मिनोलॉजीज़ को देखा जो हमको आज देखने को मिली, कई सारे वर्ड्स हमको नहीं मिले, है ना। तो ये आज का हमारा था एडिटोरियल। सो मीन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल।